और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज झारखंड समेत 5 राज्यों बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारियों के साथ कोविड के ताजा हालात की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्यों में टीकाकरण की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने राज्यों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की भी अपील की। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,35,532 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 3,35,939 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। 35,532 मामले सामने आए हैं। वहीं 3,35,939 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल 20,04,333 कुल सक्रिय मामले हैं। वहीं रिकवरी रेट 93.89% है। कोविड-19 के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 165 करोड़ 40 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। इधर झारखंड में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1,000 से कम मरीज मिले हैं। कल राज्य में केवल 912 नए संक्रमितों का पता चला, जबकि 2,599 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.32% हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। कल राज्य में सर्वाधिक 219 मामले पूर्वी सिंहभूम, 200 मामले सिमडेगा और 170 मरीज रांची में मिले हैं। 7 जिलों में 7 से भी कम संक्रमित मिले हैं, जबकि पाकुड़ और गिरिडीह में कोई संक्रमित नहीं पाया गया। कोडरमा जिले के कोविड टीकाकरण से वंचित व छूटे हुए लाभार्थियों का 100% टीकाकरण को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मी, पीएमयू सदस्य, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस वेबिनार में सिविल सर्जन डॉक्टर डीपी सक्सेना, दंत चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शरद, पीएमयू सदस्य और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो डाल्टनगंज के द्वारा जागरूकता रथ के जरिए पलामू जिले में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत रथ के माध्यम से पड़ुआ प्रखंड के बाजार परिसर एवं आसपास के गांवों में लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके और टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी दी गई। कोरोना चर्चा हो ए भैया, कोरोना चर्चा हो, कोरोना चर्चा हो। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में अब तक 165 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से आज पासवा के सदस्यों ने मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे के नेतृत्व में 50 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल ने इस दौरान शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में नर्सरी से 12वीं तक की कक्षाएं शीघ्र खोलने और 2019 में आरटीआई कानून में हुए संशोधन को निरस्त करने की मांग की गई है। मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही अधिकारियों के साथ बात कर स्कूलों की कक्षाएं खोलने का निर्णय लिया जाएगा। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने आज दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में कृषि मंत्री ने रांची, खूंटी और गुमला समेत अन्य जिलों के उपायुक्तों को समय पर किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी किसानों को केसीसी से जोड़कर लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने 2 पंचायतों पर एक धान अधिप्राप्ति केंद्र की स्थापना और लैंप्स पैक्स से जोड़ने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज नई दिल्ली में पार्टी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात की और उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता विकास प्रीतम भी उपस्थित थे। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे एवं सह प्रभारी उमंग सिंघार 3 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंचे। हवाई अड्डे पर पार्टी के मंत्री, विधायक एवं कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया।
जमशेदपुर में भाजपा जिला ओबीसी मोर्चा के मंडल प्रभारियों एवं नवे प्रभारियों के मनोनयन के बाद सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। गौरतलब है कि मोर्चा के गठन के बाद प्रभारियों की नियुक्ति नहीं हुई थी, जिसको देखते हुए प्रभारियों की नियुक्ति की गई, साथ ही नए पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई। बिष्टुपुर के तुलसी भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि ये सभी नए पदाधिकारी ऊर्जावान हैं और पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हुए सभी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे नियमित अभियान में देवघर पुलिस को आज फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी। एसपी धनंजय कुमार सिंह के आदेश पर टीम का गठन कर साइबर थाना की पुलिस ने जिले के करू थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 21 मोबाइल फोन, 52 सिम कार्ड और 3 बाइक बरामद किया है। साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि ये सभी अपराधी फर्जी सिम के आधार पर फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों को झांसे में लेकर उनके अकाउंट से पैसे गायब कर दिया करते थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा विभिन्न तरह के डिजिटल पेमेंट सॉफ्टवेयर और कई तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर ये सभी साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। राजधानी रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में चारों तरफ एवं आसपास के क्षेत्रों में हुए अतिक्रमण में समाहित अतिक्रमित भूमि की आज मापी की गई। अंचल अधिकारी शहर एवं बड़गाई की देखरेख में जनजातीय शोध संस्थान भवन से लेकर मिलन पैलेस तक अतिक्रमित भूमि का नक्शा एवं भूमि के विवरण के साथ जिला प्रशासन की टीम ने जमीन की मापी की। अधिकारियों ने अतिक्रमित भूमि की मापी करते हुए नक्शा एवं भूमि के विवरण के साथ 48 घंटे के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश अपर समाहर्ता रांची को दिया है। गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन पर आज नई दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का मनमोहक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजय चौक पर तिरंगा फहराकर किया। आर्मी मिलिट्री बैंड, भारतीय वायुसेना और नौसेना के बैंडों की प्रस्तुति ने शानदार समा बांधा। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड की प्रस्तुति भी शानदार रही। कदम कदम बढ़ाए जा की धुन पर तीनों सेनाओं की बैंड की मनमोहक प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों को वाह वाह करने पर मजबूर कर दिया। समारोह के दौरान मनमोहक लेजर शो के अलावा 1000 ड्रोन की आकाश में लयबद्ध प्रस्तुति देखकर लोगों ने शाबाशी दी। बीटिंग रिट्रीट समारोह में राष्ट्रीय ध्वज को उतारे जाने के साथ ही गणतंत्र दिवस के आयोजन का औपचारिक समापन हो गया। समारोह में अन्य लोगों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय नेता और अधिकारी शामिल थे। जिला भ्रमण कार्यक्रम के दूसरे दिन आकांक्षी जिला कार्यक्रम के केंद्रीय प्रभारी राहुल सिंह ने आज लोहरदगा के किस्को प्रखंड के औद्योगिक सिलाई केंद्र और तीसिया स्थित ब्रिकेटिंग प्लांट का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने महिला उत्पादक समूह के सदस्यों से भी बातचीत की और प्लांट में रखे कच्चे माल के रखरखाव का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। अनुराज कुंडू की प्रतिभा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। आखिर अनुराज ने ऐसा क्या कर दिखाया है जिस कारण उसे यह उपलब्धि हासिल हुई है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। होनहार बिरवान के हो चिकने पात। जी हां, महज 2 साल 9 महीने की उम्र में ही अनुराज कुंडू ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है।
इतनी छोटी सी उम्र में अनुराज का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होना लोहरदगा जिले के लिए भी गर्व की बात है। यह बच्चा इतनी कम उम्र में भी किसी भी चीज को बखूबी याद रखता है और इसी खूबी ने उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। उसके माता पिता ने इंडिया बुक रिकॉर्ड में बात की। अनुराज को कसौटियों पर खरा उतरने के बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान दिया गया। साथ ही उन्हें मेडल, प्रशस्ति पत्र, पेन भी प्रदान किए गए। अनुराज कुंडू की मां बताती हैं कि उन्होंने अपने बेटे की क्षमता को पहचाना और उसे विकसित करने में उसकी मदद की। वो अभी 2 साल 10 महीना हुआ जब उसको रिकॉर्डिंग का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से ये मिला सर्टिफिकेट, तब वो 2 साल 9 महीना था। तो हम ये लोहरदगा में आए हैं अभी 1.5 साल हुआ है। तो उसके बाद वो जब पहले आए थे कुछ बात नहीं बोलते थे, 2 साल के बाद थोड़ा थोड़ा बात बोलने लगा। तो उसके बाद उसका देखा हम जब 2 साल 6 महीने हो गया ना, जो उसको बोलते थे उसका कैचिंग पावर बहुत ज्यादा था। तब हम सोचे थे इसको लेकर कुछ अलग सा बनाए। ऐसे तो स्कूल में सब बच्चे पढ़ते हैं, वो डिग्री लेते हैं, लेकिन हम तब सोचे मन में इसको देकर कुछ अलग चीज बनाए। अनुराज के पिता राजेश कुंडू लोहरदगा जिले के हिंडोल्को कंपनी में जियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। वे बताते हैं कि वे हिंडोल्को कंपनी में जियोलॉजिस्ट हैं। अपने बेटे की इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि पाने से वे बेहद खुश नजर आते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरे बच्चे भी प्रेरित हों और जीवन में बेहतर करें। तो ये 2 साल तक थोड़ा थोड़ा मामी पापा बोलता था और कुछ नहीं बोलता था। तो हम लोग टेंशन में थे, बोल नहीं रहे कि इतना उम्र हो गया। फिर 2 साल के बाद जब बोलना शुरू किया तो देखे कि इसका कैचिंग पावर बहुत अच्छा है। जो भी कुछ सीखता है तो बहुत देर तक याददाश्त रहता है इसको। तो उसका मामी के साथ वो बैठ के जो भी सीखते थे फिर अपने से नहीं बोलता रहता था। किसी भी बच्चे की प्रतिभा उसकी प्राथमिक शिक्षा से निखरती है। इसीलिए तो बच्चों के माता पिता को उनका पहला गुरु माना जाता है। यही कारण है कि अनुराज जैसे बच्चे न केवल बेहतर परवरिश पाते हैं, बल्कि उनके अंदर असाधारण प्रतिभा भी विकसित हो जाती है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। और अब मौसम। राजधानी रांची समेत पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में है। इसका असर जनजीवन पर भी पड़ा है। उत्तर पश्चिमी हवा की गति सामान्य से तेज रहने और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण कनकनी बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 5 दिनों में राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान में करीब 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जनवरी महीने के अंत तक ठंडी हवाओं का असर रहेगा। फरवरी महीने के पहले सप्ताह में ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि 4 और 5 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने बजट से पूर्व प्रमंडलीय समीक्षा कल से शुरू की है। इसी क्रम में उन्होंने आज दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समय पर किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का भी निर्देश दिया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी राहुल सिंह ने लोहरदगा जिले के भ्रमण के दूसरे दिन किस्को प्रखंड में एससीए की 2 योजनाओं, औद्योगिक सिलाई केंद्र और तीसिया स्थित ब्रिकेटिंग प्लांट का भ्रमण किया। राजधानी रांची स्थित रिम्स में सवेरे इंटरनेट सेवा बाधित रही। इस कारण सैकड़ों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंटरनेट सेवा बाधित होने से ओपीडी में दिखाने और पर्ची कटाने को लेकर मरीजों और उनके परिजनों की लंबी कतारें देखी गई। राज्य सरकार ने मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए नए सिरे से स्पीड लिमिट तय कर दिया है। आम लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा के उद्देश्य से राष्ट्रीय मार्गों एवं राज्य मार्गों, अस्पताल, स्कूल के करीब और नगर निगम के अंदर एवं बाहर चलने वाले वाहनों की गति की अधिसीमा को नियंत्रित करने के लिए स्पीड लिमिट निर्धारित किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में इस बार 25,369 छात्र छात्राएं मैट्रिक की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया है, जबकि 21,967 विद्यार्थियों ने इंटर की परीक्षा में शामिल होने के लिए झारखंड अधिविद्य परिषद में पंजीयन कराया है। यह आंकड़ा पिछले 2 वर्षों की तुलना में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों की संख्या से अधिक है। डीवीसी की बिजली कटौती पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी शामिल हुए। बैठक में डीवीसी ने भरोसा दिलाया है कि आज से झारखंड के विभिन्न 7 जिलों में बिजली कटौती नहीं की जाएगी।
राजधानी रांची के मोरहाबादी में पिछले दिनों हुए गैंगवार में पुलिस कई संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं सीसीटीवी फुटेज को देखकर अन्य अपराधियों की पहचान में भी पुलिस जुटी है। मोरहाबादी मैदान के पास पिछले दिनों हुई गोलीबारी के बाद जिला प्रशासन ने यहां सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। प्रशासन ने यहां सड़क किनारे चल रहे दुकानों को हटाने का निर्देश दिया है, जिसका दुकानदारों ने आज विरोध किया है। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी से रांची के बहु बाजार स्थित ईमा कराटे स्टूडियो में ब्लैक बेल्ट सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसमें सीनियर प्रशिक्षक राकेश तिर्की, प्रकृत कुमार सिंह और श्वेता हेम्ब्रम को तीसरी डॉन की उपाधि प्रदान की गई। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र लातेहार जिले में अवस्थित ललमटिया डैम पर्यटकों को बरबस अपनी ओर लुभाने लगा है। ललमटिया डैम के सौंदर्यीकरण के बाद डैम को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने से पर्यटन के रूप में नई पहचान मिली है। राजा मेदिनी राय द्वारा 16वीं शताब्दी में लातेहार में निर्मित नवागढ़ स्थित नवरत्नगढ़ किला को भी भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है और पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं को भी व्यवस्था की जा गई है। पर्यटन क्षेत्र विकसित करने से जहां पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, वहीं रोजगार सृजन के नए अवसर भी सृजित हुए हैं। ललमटिया डैम में नौका विहार कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कार्य योजना तैयार कर 100 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 20 लोगों को नौका विहार व 16 लोगों को लाइफ गार्ड के लिए चयनित किया गया है। जल्द ही ललमटिया डैम में नौका विहार आरंभ होगा। इसके अलावा लातेहार के अन्य अनछुए पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर उसके विकास की कार्य योजना भी बनाई जा रही है। जल्द ही बेतला और नेतरहाट की तरह अन्य पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों का आगमन शुरू हो जाएगा। जमशेदपुर के भुइयाडी स्थित लिट्टी चौक में 407 वाहन चालकों ने अपने भाड़े में बढ़ोतरी की मांग को लेकर एक दिवसीय हड़ताल और प्रदर्शन किया। इन चालकों के अनुसार वर्षों से क्षेत्र के ईंट, गिट्टी, बालू सप्लायरों के माल की ढुलाई इनके द्वारा 407 ट्रक में किया जाता है, जिसमें प्रति ट्रिप इन्हें 180 रुपये दिया जाता है, जबकि लगातार डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण इन्हें काफी घाटा हो रहा है। ऐसे में इन्होंने रेट में प्रति ट्रिप 20 रुपये की बढ़ोतरी करने की मांग की थी, जो अब तक सप्लायरों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि दिए जाने के कारण मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण 11:30 बजे किया जाएगा। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 50वीं और वर्ष 2022 की पहली कड़ी होगी। इसका दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह कार्यक्रम दूरदर्शन समाचार, AIR न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माईगॉव की ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। याद रखें, रविवार 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए देश का पहला अखबार बंगाल गजट और स्वतंत्रता सेनानी फाजिल मोहम्मद खान और उनके सहयोगियों के बारे में। 29 जनवरी 1780 को कोलकाता में अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ और इसी के साथ ब्रिटिश भारत में प्रेस की शुरुआत हुई। साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन आयरिश नागरिक जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू किया था। इस अखबार को कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटिश सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भारत में ये पहला संपादकीय प्रयास था। इसका नारा था, सभी के लिए मुक्त पर किसी से भी प्रभावित नहीं। सच्चाई का खुलासा करने के लिए हिक्की के साहसी रवैये से लोग बेहद प्रभावित हुए। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने इंडिया गैजेट नाम से एक समाचार पत्र भी शुरू किया।
इस तरह जब प्रतिद्वंद्वी अखबार इंडिया गैजेट प्रकाशित हुआ तो हिक्की ने उसी दिन अपने अखबार का नाम बदलकर हिक्कीज बंगाल गैजेट कर दिया। हिक्की का बंगाल गैजेट औपनिवेशिक शासन का कड़ा आलोचक था। उन्होंने गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारतीय सिपाहियों के लिए आवाज उठाई। उनके अखबार में आम तौर पर बंगाल के निर्धनों के बारे में लेख प्रकाशित होते थे। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल गैजेट प्रिंटिंग प्रेस पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया और 30 मार्च 1782 को इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। आज हम फाजिल मोहम्मद खान और उनके सहयोगियों का भी स्मरण कर रहे हैं जो 29 जनवरी 1858 को देश के लिए शहीद हुए थे। भोपाल के फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान 1857 के संग्राम के दौरान मध्य भारत क्षेत्र में प्रमुख विद्रोही नेताओं में शामिल थे। फाजिल और आदिल से प्रेरित होकर निकटवर्ती रजवाड़ों के अनेक सैनिक स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले तत्कालीन भोपाल प्रांत के सिपाही पड़ोसी क्षेत्र सागर पर नियंत्रण करना चाहते थे। राहतगढ़ का किला सागर का द्वार था, परंतु भोपाल नवाब बेगम सिकंदर इन सिपाहियों के खिलाफ थी और विद्रोह को कुचलना चाहती थी। इस प्रकार भोपाल प्रांत की सेना और फाजिल मोहम्मद खान की सेना के बीच जुलाई 1857 में राजगढ़ी में युद्ध हुआ, जिसमें सिपाहियों ने भोपाल नवाब की सेना को मात दे दी। सिपाहियों ने राहतगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को आसपास के क्षेत्रों से भगाने में मदद की। सिपाहियों के विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जनवरी 1858 में महू से राहतगढ़ के लिए एक सेना ब्रिगेड भेजी। ब्रिटिश रेजिमेंट का नेतृत्व जनरल ह्यू रोज कर रहा था। भोपाल नवाब सिकंदर बेगम की सेना भी अंग्रेजों का साथ दे रही थी। 25 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने किले पर धावा बोल दिया। इस युद्ध में सैकड़ों सिपाही शहीद हुए थे। आदिल मोहम्मद खान बच निकलने में सफल रहे और बाद में उन्होंने तात्या टोपे के साथ कई क्रांतिकारी अभियानों में भाग लिया, लेकिन 29 जनवरी 1858 को फाजिल मोहम्मद खान को पकड़ लिया गया और अन्य क्रांतिकारियों के साथ किले के दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया। हम धरती के इन वीर सपूतों को नमन करते हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कड़ी में आज हम रांची के एक ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी को नमन करेंगे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रांची में विद्रोह किया था। अंग्रेजों के खिलाफ 1942 के आंदोलन में रांची के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रेरणा स्रोत मानने वाले रांची के क्रांतिकारी बिमल दास गुप्ता ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध का स्वर बुलंद किया था। विमल दास गुप्ता के बेटे शांतनु दास गुप्ता बताते हैं कि जब उनके पिता ने अपने साथियों के साथ थाने में आगजनी कर दी थी, तब उन्हें रांची और हजारीबाग जेल में यातनाओं का भी सामना करना पड़ा था। एक बचपन से ही देश के बारे में सोचते थे और स्वाधीनता के बारे में भी सोचते थे होंगे जरूर, तो वो कई तरह से इस आंदोलन से जुड़ गए। उनको घर से भी निकाल दिया गया था, इस कारण से फिर नेताजी के साथ भी साथ हो गए थे। रांची सेंट्रल जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल, सभी जेल का भी दर्शन उनका बहुत काफी लंबे समय तक हुआ था। काफी बुजुर्ग हो चले शांतनु दास गुप्ता के पिता अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन शांतनु दास गुप्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अभिभावक के रूप में पूजनीय मानते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा क्रांतिकारियों को याद करने की एक पहल पर शांतनु दास गुप्ता बारंबार आभार व्यक्त करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के आजादी के 75वें साल पर जो ये प्रयास शुरू किए हैं कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों का जो
छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो भी योगदान दिए हैं सबको याद किया जाए। तो ये बहुत सराहनीय काम है। ये हमें लग रहा है, महसूस हो रहा है कि हम एक गार्जियन हमें मिल गया है। स्वतंत्रता सेनानी विमल दास गुप्ता की तीसरी पीढ़ी अनुराग दास गुप्ता इस बात पर गर्व करते हैं कि उनके दादाजी ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। आजादी के अमृत महोत्सव को वे क्रांतिकारियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी मानते हैं। पिछले कुछ सालों से तो बहुत जगह पे बुलाया ही गया, सम्मानित किया गया, लेकिन अभी विशेषतः जो अमृत महोत्सव चल रहा है, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल से, तो हमें बहुत गर्व होता है। विमल दास गुप्ता जैसे कई गुमनाम क्रांतिकारियों ने। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना के वर्तमान हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने झारखंड समेत 5 राज्यों के अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पासवा के सदस्यों के साथ की बैठक। कृषि मंत्री बादल ने भी की समीक्षा। समय पर योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने का निर्देश। नई दिल्ली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पार्टी में आए आरपीएन सिंह का किया स्वागत। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे एवं सह प्रभारी उमंग सिंघार पहुंचे रांची। और राज्य भर में शीतलहर का प्रकोप जारी, बढ़ी कनकनी। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड से निजात नहीं। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ने ठाना है देश को विकास के चरम पर ले जाना है और देश की इस विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाता है हमारा आयकर भुगतान, जिसका एक महत्वपूर्ण अंग है टीडीएस स्टेटमेंट की ई फाइलिंग, जो हमारे फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। इसलिए सभी टैक्स डिडक्टर्स 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए 31 जनवरी 2022 तक टीडीएस विवरण ई फाइल करें। 200 रूपए प्रतिदिन के लेट फीस और 1 लाख रूपए तक के जुर्माने से बचने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 से पहले अपना टीडीएस विवरण दर्ज करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को www.tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.tdscpc.gov.in या www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। हर भारतीय ने ठाना है देश को विकास के चरम पर ले जाना है और देश की इस विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाता है हमारा आयकर भुगतान, जिसका एक महत्वपूर्ण अंग है टीडीएस स्टेटमेंट की ई फाइलिंग, जो हमारे फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। इसलिए सभी टैक्स डिडक्टर्स 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए 31 जनवरी 2022 तक टीडीएस विवरण ई फाइल करें। 200 रूपए प्रतिदिन के लेट फीस और 1 लाख रूपए तक के जुर्माने से बचने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 से पहले अपना टीडीएस विवरण दर्ज करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को www.tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.tdscpc.gov.in या www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी।